लोगों का स्वागत है। आज आईक्यूएसी डीएवी बुलंदशहर व राजनीति विभाग डीएवी बुलंदशहर द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रेणु अग्रवाल जी और प्रबंध समिति के सचिव श्री अरुण कुमार गर्ग जी मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त सम्मानित वक्तागण व श्रोतागण भी वेबिनार में कनेक्टेड हैं। मैं अपनी प्राचार्य जी व सचिव साहब की से आज की वेबिनार को शुरू करने के लिए अनुमति चाहता हूं और आप लोगों की अनुमति के साथ मैं आज की वेबिनार का शुरुआत करता हूं। तो मैं संक्षिप्त में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारा महाविद्यालय सन 1956 में स्थापित हुआ था और यह बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालय पर 10 एकड़ जगह में विद्यमान है। हमारे यहाँ बीए, बीएससी मैथ, बीकॉम व 9 विषय में स्नातकोत्तर डिग्री के लिए अध्ययन व अध्यापन किया जाता है। हमारे यहाँ अनगिनत पीएचडी कराई गई हैं। यहाँ के जो हैं देश में जगह जगह पर ऊंची पोस्टों पर कार्य कर रहे हैं और हमारे कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में एनसीसी, एनएसएस, रेंजर, रोवर व स्पोर्ट्स की उचित व्यवस्था है और कोशिश ये है कि जमाने के साथ हमारा महाविद्यालय चले और एक अच्छा नाम उत्पन्न करे। तो समय को ध्यान में रखते हुए चूंकि टाइम बाउंड है तो मैं आज की वेबिनार के विषय पे आना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी को विदित है कि दिनांक 1 अगस्त 2020 से भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुत अनुसंधान के बाद लागू की गई है। इस नीति के द्वारा शिक्षा जगत में आमूलचूल परिवर्तन की उम्मीद है, परंतु अभी इसका पूर्ण ज्ञान समाज को न होने के कारण विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां हैं, जिनके निराकरण के लिए ही इस प्रकार की वेबिनार या संगोष्ठी का बहुत अधिक महत्व है। इस शिक्षा नीति का मुख्य केंद्र रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देना है, अपनी भाषा व संस्कृति को बढ़ावा देना है। तो आज की वेबिनार को प्रारंभ करते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, जो कि उत्तराखंड से हैं, जो वर्तमान में श्री भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड में कार्यरत हैं। डॉक्टर रविंद्र कुमार जी ने थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करना पड़ा है क्योंकि कुछ अभी ना रिसोर्स पर्सन कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो जो हैं थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा सॉरी। आज डलवा दो, वो ट्रांसफर चाहिए 100 का तो भिजवा दूंगा मैं जब तो डॉक्टर रविंद्र कुमार जी ने सन 2010 से ही हरियाणा, गुरुकुल, कामड़ी आदि स्थानों पर पेमेंट अध्यापन कार्य किया है और भारतीय संस्कृति से गहरे से इनका जुड़ाव है। ये कवि हृदय हैं। इनके 2 दर्जन से अधिक शोध पत्र राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। तो अब मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वे आज के वेबिनार में अपनी वक्तव्य से हमें कृतार्थ करें। डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, और बाकी सभी से अनुरोध है कि अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लें जिससे आवाज में डिस्टरबेंस नहीं आएगा। डॉक्टर रविंद्र कुमार जी। ओम पावकानः सरस्वते वाजेभिर्वाजिनीवते यजं वस्तु धिया वसु। मान्य उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तित्व जो भी इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उन सबको सादर यथा योग्य नमन करता हूँ। बहुत सुंदर विषय यहाँ पर राष्ट्रीय नवीन शिक्षा नीति के विषय में रखा है और एक उसका उपसंहार के रूप में ये प्रकल्प किया है कि उसका समाज पर क्या प्रभाव होगा और वो समाज पर किस प्रकार के प्रभाव डालते हुए हमारे इस राष्ट्र का विकास करेगी। निश्चित ही नई शिक्षा नीति अपने आप में एक बहुत सुंदर प्रकल्प है। ये भारत की आवश्यकता थी। ये हमें सदा ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम अपने शरीर में से आत्मा को निकाल देते हैं तो उसके बिना ये शरीर नश्वर रह जाता है, क्षणभंगुर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे ही हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो वास्तव में इस राष्ट्र के लिए एक आत्मा का कार्य करेगी,
क्योंकि ये बहुत ही आवश्यकता थी। देखा जा रहा था बहुत दिनों से कि जो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति का कहीं पर भी नामो निशान हमें शिक्षा नीति में नहीं देख रहा था। आज जो शिक्षा नीति चल रही है, इस शिक्षा नीति में वास्तव में एक सभ्य नागरिक की कल्पना बहुत ही न्यून मात्रा में देखी जा रही है। यहाँ केवल क्या सिखाया जा रहा है कि आप किस प्रकार से अर्थ कमा सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने धन को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने ऐश्वर्य को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार की शिक्षा तो दे जा रही है, परंतु हम वास्तव में एक मनुष्य को मनुष्य कैसे बनाए जा सकते हैं, कैसे मनुष्य बनाया जा सकता है, इसकी कल्पना किसी भी रूप में कहीं पर भी नहीं देखी जा रही है। हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद कहता है कि मनुर्भव, हमें मनुष्य बनना चाहिए। प्रश्न उठता है कि जब हमारे दो आंख हैं, दो पैर हैं और दो हाथ परमपिता परमेश्वर ने भगवान ने दिए हैं, तो फिर हम मनुष्य क्यों नहीं है? परंतु हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस शरीर को पाने मात्र से भी कोई व्यक्ति मनुष्य नहीं बन जाता है। उसको मनुष्य बनने के लिए विद्या अर्जित करनी पड़ती है, उसको शिक्षा अर्जित करनी पड़ती है। एक प्राचीन शास्त्र निरुक्त कहता है कि मनुष्य कहते किसे हैं? वास्तव में मनुष्य वो होता है मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, जो मनन करके चिंतन करके अपनी अपनी उन्नति को आगे बढ़ाता हो, वास्तव में उसे ही मनुष्य कहा जाता है। जब व्यक्ति के अंदर किसी पराये व्यक्ति के सुख और दुख को समझने की संवेदना ना हो, किसी व्यक्ति के कष्ट को समझने की संवेदना ना हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति मनुष्य नहीं बन सकता है। नई शिक्षा नीति में सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपनी प्राचीन धरोहर को सजाने का कार्य करेगी। क्योंकि जैसे कि मैं एक उदाहरण के रूप में आपसे ये व्यक्त करना चाहूंगा कि आज हम देखते हैं कि हमारी जो वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी है वो बहुत आगे बढ़ रही है, लेकिन इस प्रौद्योगिकी में आप देखेंगे कि हर जगह यही पढ़ाया जाता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ जो हमने लिया है वो विदेशों से लिया है। जो कुछ भी अच्छी अच्छी खोजें हुई हैं, बड़ी से बड़ी खोजें हुई हैं, वो सारी की सारी विदेशों में हुई हैं, देश में उसका कुछ भी नहीं हुआ है। तो उसमें मुझे बहुत अत्यंत कष्ट होता है, क्योंकि यदि हम देखें कि जैसे हम कहते हैं कि जो एरोप्लेन वाले राइट बंधु हैं, उन्होंने 1901, 2 या 3 के आसपास में जाकर के हवाई जहाज को उड़ाया। लेकिन बंधुओं, यदि आप देखेंगे तो विमान शास्त्र भारद्वाज का हमारे पास इतना प्राचीन है, जो आज भी हमारे पास स्थित है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि राइट बंधुओं ने ही एयरप्लेन की कल्पना की थी, हमारे पास में विमान नहीं थे। यदि हम रामायण का प्रसंग लेते हैं कि जब पुष्पक विमान की वहां पर चर्चा होती है, तो पुष्पक विमान क्या है? पुष्पक विमान एक वास्तविक में बहुत बड़ा विमान था, जिसके माध्यम से आवागमन बहुत ही सुलभ हो जाता था। तो इस प्रकार हमारे पास ऐतिहासिक प्रमाण है, हमारे पास पुराने ग्रंथ उपलब्ध हैं, और इन ग्रंथों के होने के बावजूद भी यदि ये कहा जाए कि हमारे पास में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खोजें विदेशों ने ही की है, तो ये अत्यंत कष्ट होता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन सब चीजों को स्थान दिया जाएगा। जो पढ़ने वाला नागरिक होगा, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, वो समझेगा कि मैं जिस राष्ट्र में पैदा हुआ हूँ, वो राष्ट्र एक गौरवमय इतिहास को संजोए हुए रखा है। उस राष्ट्र के पास अपना बहुत कुछ है, हमने सब कुछ दूसरों से उधार नहीं लिया है। यदि ऐसी चर्चा हम गणित के विषय में करते हैं, आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि शून्य जो है भारत ने दिया, लेकिन शून्य भारत ने दिया तो गणित को हम भारत की धरा से उत्पन्न हुआ मानते हैं, लेकिन हम उसको किस रूप में स्वीकार करते हैं? आज की जो नई पीढ़ी आ रही है, वो क्या इस बात को समझ पा रही है कि जो गणित का विकास है वो हमारी ही इस भारतीय धरा पर हुआ है? मैं समझता हूँ कि वो किसी भी समझ नहीं पा रही है। तो इसके लिए हमें नई शिक्षा नीति में जो इन सब चीजों को स्थान दिया है, संस्कृत को स्थान दिया है, उससे निश्चित ही राष्ट्र का एक विकास होगा। यदि राष्ट्र ये समझेगा कि हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति जो रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, गौरवपूर्ण थी, और उसके माध्यम से जब बच्चा पढ़ेगा तो उसको ये गौरव अनुभव होगा कि मैं जिस राष्ट्र में हूँ, उस राष्ट्र ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चों में किसी भी रूप में राष्ट्रीयता की भावना नहीं आ पा रही है। उस राष्ट्रीयता की भावना को लाने के लिए निश्चित रूप से जो नई शिक्षा नीति है वो बहुत ही अधिक कार्य करेगी। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक उदाहरण और मैं आपको देना चाहूंगा कि जो हमारे पुराने शास्त्र हैं, उन पुराने शास्त्रों में जो हमारी आयुर्वेद विद्या है, उस आयुर्वेद विद्या को देखिए कि जो प्राचीन ऋषियों महर्षियों से चली आ रही है, लेकिन एक समय दौर ऐसा आया जब हमने अपने आयुर्वेदिक पद्धति को छोड़ करके एलोपैथी की तरफ जाना शुरू कर दिया। और एलोपैथी ने हमें क्या दिया, उस शिक्षा पद्धति ने हमको क्या दिया, ये आप देख सकते हैं। लेकिन आज इस कोरोना काल में आप देखेंगे यदि सबसे अधिक कोई सहायक है तो वो आयुर्वेद पद्धति हमारी सहायक है, जो हमें इस रोग से बचाए हुए है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी जो प्राचीन संस्कृति
ये हमारी जो प्राचीन परंपरा है, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है, उन ऋषियों महर्षियों ने जो नवनीत के रूप में हमको प्रदान किया, हमारे बच्चे हैं वो इस बात को केवल शाहरुख में मैं इतना कहना चाहूंगा कि विद्या ददाति विनयम, विद्या हमको विनम्रता देती है, और ये विनम्रता कब आएगी? जब हम उस बच्चे को प्रारंभ से पढ़ाएंगे। ये नई शिक्षा नीति बच्चे को उसी की भाषा में सिखाया जाता है। यदि मैं हिंदी बोलता हूँ तो मुझे हिंदी पढ़ना आसान लगता है, मुझे हिंदी में कोई बात समझाई जाती है तो आसान लगता है, कठिन से कठिन चीज मुझे समझाई जाती है तो मुझे हिंदी में आसान लगती है। परंतु इस देश की शिक्षा नीति कैसी है कि बच्चे को प्रारंभ से ही जबरदस्ती अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, जबरदस्ती अंग्रेजी की ओर ले जाया जाता है। तो कैसे समझ पाएगा कि मैं किस देश में पढ़ रहा हूँ या मेरी यहाँ की राष्ट्रभाषा क्या है? इन सब इत्यादि इत्यादि विषयों को अगर हम देखें तो नई शिक्षा नीति निश्चित ही हमारा कल्याण करेगी, इस देश का विकास करेगी, इस राष्ट्र में राष्ट्रीयता की भावना से परिपूरित नागरिकों का निर्माण करेगी। इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज तुमने मुझे यहाँ के लिए समय दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही संक्षेप में और सारगर्भित बात बताई कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सबसे बड़ी बात यह कि हम भारतीयों को भारतीय होने का गौरव का एहसास कराएगी, जो बहुत आवश्यक है, जो आज हम पश्चिम वेस्टर्न कल्चर के जो पीछे भाग रहे हैं अंधाधुंध, उससे हमें बचाएगी। और आशा करते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है इसी प्रकार से अपनी जो उसका मुख्य उद्देश्य है उसमें सफल होगी। अब मैं आमंत्रित करूंगा अपने दूसरे वक्ता डॉक्टर अभिजीत कुलश्रेष्ठ जी को, जो कि राजस्थान से हैं। प्रोफेसर अभिजीत कुलश्रेष्ठ जी सन 2002 से शिक्षा जगत में अपना योगदान दे रहे हैं। इनके कुशल निर्देशन में अभी तक 8 पीएचडी डिग्री अवार्ड हो चुकी हैं। इनके 70 से ऊपर शोध पत्र विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। यह विभिन्न संगोष्ठियों, वेबिनार आदि में रिसोर्स पर्सन और मुख्य वक्ता के रूप में रहते हैं। प्रोफेसर साहब ने अभी तक सोमेश्वरिया इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर, जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी आदि में अपना योगदान दिया है और वर्तमान में ये जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में सेवारत हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर अभिजीत कुलश्रेष्ठ जी से कि वे हमें संबोधित करें। नमस्कार डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर वैभव। आपसे हमारा संबंध काफी पुराना है, अपन लोग काफी सालों से इस बारे में जान रहे हैं। सबसे पहले तो मैं देना चाहूंगा प्राचार्य महोदय जी का, और साथ ही साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर इंदु शर्मा मैडम का कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर एक वक्ता के रूप में बुलाया और ये मौका दिया। तो आज हम लोग जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, क्या वैभव जी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। आज हम जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं वो है हमारी नई शिक्षा नीति 2020। इस शिक्षा नीति का बहुत समय से इंतजार था, क्योंकि 86 उसके बाद 92 में कुछ परिवर्तन किया गया, और उसके बाद अब हमारे पास में आवश्यकता थी समय की कि हम इस नई शिक्षा नीति का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मेरे को आज थोड़ा सा एरिया जो है वो इसमें लिमिट किया हुआ है। वैभव जी ने पहले ही बोल दिया था कि सर आप जब बोलना शुरू होते हो तो आप अपनी क्लास के अनुसार ही बोलते हो, पूरे 50 मिनट 55 मिनट ले लेते हो, पर आज आपको मात्र 5 मिनट मिलेंगे। तो मैं उसी में अपनी बात को खत्म करने का प्रयास करूंगा कि आज वैभव जी ने मेरे को ये बताया कि हमें केवल जो मुझे आज बोलना है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर में और कॉलेज एजुकेशन के अंदर इसमें क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो नई शिक्षा नीति के अंदर अगर हम इसको पूरी तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें ये पता पड़ता है कि एक हायर एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर जो मूलभूत रूप से परिवर्तन आने वाला है वो ये है कि हायर एजुकेशन के अंदर अब जो ब्रांचेस चलती थी वो शायद खत्म हो जाएंगी। जो हम लोग पहले बात करते थे कि बच्चा आर्ट्स स्ट्रीम का है, ये कॉमर्स स्ट्रीम का है, ये साइंस स्ट्रीम का है, ये जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, क्योंकि फिजिक्स का विद्यार्थी भी म्यूजिक का सब्जेक्ट ले सकता है, और वहीं म्यूजिक का विद्यार्थी मैथ्स का एक सब्जेक्ट लेके भी अपने ग्रेजुएशन को कर सकता है, और 10वीं 11वीं के लेवल से ही ये सुविधाएं इसके अंदर डाल दिया जाएगा। तो आज जो हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं वो शायद अब नहीं रहेंगे, तो हमें भी अब उसी हिसाब से अपने आप को इक्विप करना पड़ेगा। दूसरी जो सबसे अच्छी चीज इस शिक्षा नीति की थी वो ये थी कि अब ये अधिक से अधिक जो इन्होंने कॉलेजेस खोले हैं उसके अंदर भी एक कंपटीशन करके जो सबसे सफलतम है उनको अपनी जगह पर रखने की कोशिश करेगा। शिक्षा नीति में पूरा जोर दिया है कि यूनिवर्सिटी कल्चर को खत्म करना है
और जो यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस हैं उनको कहीं ना कहीं हमें ऑटोनोमस के दर्जे पे ले जाना पड़ेगा। अब हर एक कॉलेज को इस दिशा में प्रयास करने पड़ेंगे कि हम किस प्रकार से ऑटोनोमस बन सकें, यानी हम अपनी छाप छोड़ सकें। इन्हीं कॉलेजेस को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सरकार ये चाहती है कि बड़ा करके करीबन 3000 विद्यार्थियों को कैटर कर सके। इस तरह की चीजों को यहाँ पे लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये एक सेंटर्स के रूप में ये विकसित हो जाएंगे प्राइवेट कॉलेजेस। इसी के अलावा गवर्नमेंट कॉलेजेस भी, साथ ही साथ में अब कंपटीशन बढ़ेगा जिससे हमें और बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि इंटरनेशनल कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को भी इन्होंने अलाउ कर दिया है। तो अब शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमारे पास में नई क्रांति होगी, बहुत सारी नई चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। एक और जो चीज में परिवर्तन हो गया है, जो आज कहीं ना कहीं हम शिक्षकों के घर में दिमाग में बहुत गहरा बैठ चुका है, वो ये है कि बच्चा अगर जो कोई बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे उसको हे दृष्टि से देखा जाता है, और कहीं ना कहीं हम भी मजबूर महसूस करते हैं कि उसको आगे कैसे लेके आए। इस शिक्षा नीति के अंदर एकेडमिक क्रेडिट बैंक नाम से जो चीज है वो बनाई गई है। तो ये जो क्रेडिट बैंक हैं वो क्या करने वाले हैं, ये उस दौरान, जिस दौरान आपने शिक्षा छोड़ दी है, उस समय आपको क्रेडिट पॉइंट्स को अपने पास में बैंक की तरह स्टोर रखेंगे। जब भी आप वापस आना चाहेंगे आप वापस आ सकते हैं, और अपने उन क्रेडिट पॉइंट्स को काम में लेके आप अपनी आगे की शिक्षा जो है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा जो कारण है वो यहाँ पर था हमारे यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी पारिवारिक समस्या के कारण बीच में शिक्षा छोड़ देते हैं। वो उनकी मजबूरी होती है, पर उसके बाद 5 वर्ष पश्चात जब वो वापस आना चाहते हैं तो वापस आने के लिए कोई रास्ता नहीं। इसी के अंदर इसीलिए एक परिवर्तन और कर दिया गया है, वो ये है कि आपका ग्रेजुएशन का कोर्स अब 4 साल का हो गया है। आप 1 साल करते हैं डिप्लोमा ले जाइए, 2 साल करते हैं एक हायर डिप्लोमा ले जाइए, 3 साल करते हैं ग्रेजुएशन ले जाइए, 4 साल करते हैं तो आप प्रोफेसर के लिए भी तैयार है। यानी हर एक जगह पे एग्जिट पॉइंट तैयार है, मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स के साथ में हमने डिग्री दे दी। जैसा कि पूर्व वक्ता ने बताया कि इसके अंदर बहुत सारे काम ये किए गए हैं जहाँ पे हम अपने स्किल डेवलपमेंट, स्किल सेट के डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे। वो आगे हम लोग कॉलेजेस के अंदर भी बढ़ाएंगे, और इस नई शिक्षा नीति के कारण हमारे पास में क्वालिटी स्टूडेंट्स होंगे। तो मेरा आज के लिए इतना सही सबमिशन था। मैं चाहूँगा और एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर वैभव जैन जी को, रेणु अग्रवाल मैडम को, इंदु मैडम को, कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे कहने पर इतने बड़े टॉपिक को बहुत कम समय में समेट दिया, और एक मेन मेन बातें जो अपनी नई शिक्षा नीति की हैं वो आपने हमें बताई। आशा करते हैं कि सभी जो भी वेबिनार में जुड़े हुए हैं वो इससे लाभ उठाएंगे। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो आज की वेबिनार है इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसका लिंक मैं आप लोगों को मेल से भेज दूंगा आपके सर्टिफिकेट के साथ में। अब ऑनलाइन चीज़ों की एक लिमिटेशन ये भी है कि जो हमारे बीच में वक्ता आते हैं, हमारे अतिथि आते हैं, उनको हम कोई मोमेंटो फिजिकली नहीं दे पाते हैं, तो अब वो काम भी हमें इलेक्ट्रॉनिक ही करना पड़ता है। तो मैं प्राचार्य जी और सचिव साहब से अनुमति चाहूँगा कि अभी जैसे अभी हमारे 2 वक्ता आ गए हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि सभी लोग इस वक्त एग्ज़ाम चल रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, और जगह भी अलग अलग काम चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। तो उनको मैं एक ई सर्टिफिकेट, ई एप्रिसिएशन लेटर में देना चाहूँगा। तो पहले मैं अपनी स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, मैं मेल से भेज दूंगा। सबसे पहले मैं शो करता हूँ डॉक्टर रविंदर जी। डॉक्टर रविंदर जी, आवाज़ आ रही है? डॉक्टर रविंदर जी जी। तो डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, श्री भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड, ने इस राष्ट्रीय वेबिनार में अपना व्याख्यान देकर अमूल्य योगदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रविंद्र कुमार जी। और इसके बाद मैं बोल रहा था ना 7 को है तो मैं भूल ही गया, कल 6 इसके थी। बाद अब मैं डॉक्टर अभिजीत कुलश्रेष्ठी को, 6 तारीख ध्यान ही नहीं रही, 7 तारीख आ गई थी। डॉक्टर अभिजीत जी
ये गवर्नमेंट कॉलेज है डॉक्टर अभिजीत जी का ये प्रशस्ति पत्र है, एप्रिसिएशन लेटर। डॉक्टर अभिजीत कुलश्रेष्ठ जी, एसोसिएट प्रोफेसर अप्लाइड साइंस, JIET कॉलेज जोधपुर। आपने इस राष्ट्रीय वेबिनार में अपना व्याख्यान देकर अमूल्य योगदान दिया है, उसके लिए हम बहुत बहुत कृतार्थ हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों से भविष्य में भी इसी प्रकार से हमें सहयोग प्राप्त होता रहेगा। और अब मैं आज की धन्यवाद सर, धन्यवाद। आज की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए अपने राजनीति शास्त्र में डॉक्टर इंदु शर्मा जी, जो कि आज की वेबिनार की संयोजिका भी हैं, उनको आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर इंदु शर्मा जी। डॉक्टर इंदु शर्मा जी, आवाज आ रही है? सर इससे पहले कोई सोनिया पंडित हैं, उनसे कहिए कि वो शेयरिंग बंद करें। ओके। सोनिया पंडित अपने स्क्रीन शेयर बंद करें। जी, मैं बोलता हूँ। सोनिया पंडित मैडम, जो भी आप हैं, मैं अगर आप नहीं इसे रिमूव कर पानी तो फिलहाल मैं आपको रिमूव यहाँ से कर देता हूँ। आप बटन देख के फिर एंटर करिएगा। मैं करता हूँ। इंदु मैडम, आवाज आ रही है? जी, आप बोलिए। मैं इसको कर मैडम, आवाज साफ नहीं आ रही है। इंदु मैडम, आवाज साफ नहीं आ रही है। स्नेहा सिंह, आप अपनी स्क्रीन मत प्रेजेंट करिए। हाँ, अब आ रही है। स्नेहा सिंह, अब इसकी प्रेजेंटेशन। हाँ जी, मैडम आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। चलिए, हाँ बोलिए। और जैसे कि आज हमने ये वेबिनार रखा है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा और प्रकार, इसमें मैं अपनी अतिथि डॉक्टर मंजू गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर मंजू गुप्ता, हाँ डॉक्टर मंजू गुप्ता मेरठ कॉलेज मेरठ में एजुकेशन डिपार्टमेंट की एसोसिएट प्रोफेसर है। बहुत ही एक्टिव है, सामाजिक कार्यों में भी वो बहुत ही अग्रणी रहती हैं। देश विदेशों की यात्राएं कर चुकी हैं, बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग ले चुकी हैं, और जो भी ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है PhD स्कॉलर्स को, उनको भी ट्रेनिंग देती हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मंजू गुप्ता जी को कि वो आए और अपना वक्तव्य दें। डॉक्टर मंजू गुप्ता जी, डॉक्टर मंजू गुप्ता जी सुन रही है मुझे? यस मैम, यस डॉक्टर इंदु शर्मा मैम, थैंक यू सो मच। आइए प्लीज, वेलकम। जी, आई एम रियली ऑनर्ड कि मुझे ये अवसर दिया है आप लोगों ने। और पहले तो मैं सारी जो आपकी समिति है, प्रबंधन समिति, प्राचार्य महोदया, वैभव जी को और आपको मुख्य रूप से मैं पहले थैंक यू कहती हूँ। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, पहले तो इसके नॉमेनक्लेचर में लोग गड़बड़ बहुत कर रहे हैं। इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रहे हैं या न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन कह रहे हैं। बी वेरी क्लियर, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारतीय शिक्षा नीति 2020 है। और इसको जो हमारा 34 साल का योगदान नई आने में लगा है, 86, 92 एंड देन सबसे पहले 68 हुआ, फिर 86 और फिर हमारा हुआ 92 में थोड़े से रिफॉर्मेशन हुए, और 34 वर्ष बाद बहुत ही प्रतिष्ठित ये 2020 जो हमारी भारतीय शिक्षा नीति आई है। मैं इसके मुख्य पॉइंट्स को बताऊंगी कि इस पॉलिसी में जो भी चीजें बताई गई हैं वो पॉलिसी चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको दी है, लेकिन चूंकि शिक्षा समवर्ती शिक्षा है, कॉन्करेंट लिस्ट में है, इसीलिए उस जो सेंट्रल की जो पॉलिसी है, स्टेट अपनी सुविधा अनुसार, अपनी अपेक्षाओं के अनुसार, अपनी जरूरतों के अनुसार इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ
के पास कि कैसे हम इस शिक्षा नीति को अपने शिक्षण संस्थानों में इसको हम इम्प्लीमेंट करें। दूसरी कि इस शिक्षा में संचार, रचनात्मकता, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि इट इज मोर इंक्लूसिव, इट इज मोर, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड ये शिक्षा नीति है। हम बात कागजों पे जो की गई है उसको हमें एक्शन में उतारना है। एक्शन में उतारने के लिए हम सभी शिक्षकगण को, सभी विद्यार्थियों को, सभी परिवारजन को, कम्युनिटी के लोगों को साथ में एक साथ जुटोकर काम करना होगा। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यूथ को रोजगार देने की, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, हम कौशल युक्त युवाओं की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस शिक्षा प्रणाली में इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन को बहुत ज्यादा एम्फेसिस दी है। 6 से ये वोकेशनल एजुकेशन शुरू हो जाएगी और इसमें जो कौशल सिखाए जाएंगे वो केवल थ्योरेटिकल नहीं होंगे, बल्कि इंटरप्रेन्योरशिप द्वारा इनको प्रॉपर इंटर्नशिप कराई जाएगी और उनको उन कौशलों को विकसित कराया जाएगा। आ रही है कोडिंग की। कोडिंग यानी कि कंप्यूटर पर अपने ज्ञान को अर्जित करना। ये कोडिंग अगर हम 6 से शुरू करेंगे पर आगे तक ले जा पाएंगे और हम युवा जो हमारे होंगे 21st सेंचुरी में जाकर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली इक्विप हो पाएंगे। दूसरी बात इन्होंने जो की है, इन्होंने कहा है कि लैंग्वेज फॉर्मूला की। लैंग्वेज में इन्होंने कहा कि इसमें हिंदी मतलब अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में कंपल्सरली पढ़ाया जाए। यहाँ पर मेरे मत थोड़े से भिन्न हैं, क्योंकि अगर तमिलनाडु वाला अगर अपनी लैंग्वेज में सिखाते, तमिल लैंग्वेज में अगर शिक्षा दी जा रही है, तो उस बच्चे को मात्र तमिल प्राइमरी एजुकेशन तक तो ठीक है, लेकिन आगे अगर हम इसको ले जाएं तो बच्चों को 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होना चाहिए। एक उसका क्षेत्रीय हो गया, एक हमारा कोई भी चाहे हिंदी या इंग्लिश कोई भी भाषा ले ले, और एक कोई अंतर्राष्ट्रीय भाषा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन ये किया गया है कि इंग्लिश हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और अगर हम कोई दूसरी भाषा लेते हैं तो फ्रेंच लेते हैं तो नहीं ले सकते, हमें 2 भारतीय भाषाएं और 1 अंतर्राष्ट्रीय भाषा चुननी होगी। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन है। दूसरी चीज, इन्होंने जो जीडीपी हमारा 2.6 अगर ये इस समय निर्धारित है शिक्षा पर, यहाँ पर इतनी सारी योजनाएं इन्होंने दे दी, इंक्लूसिव एजुकेशन की, इनोवेटिव एजुकेशन की, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन की, तो यहाँ पर जीडीपी को इनको 6% तक लाना होगा, तभी ये जो पॉलिसी है सही रूप से क्रियान्वित हो पाएगी। इन्होंने शिक्षा का ढांचा बदल दिया। 10+2+3 जो हमारा शिक्षा का ढांचा 1986 की पॉलिसी में कहा गया था, इन्होंने 5+3+3+4 ढांचा बोला है। इस ढांचे का जो परिवर्तन है, जो 5 ईयर वाला, मैं मुख्य रूप से कहूंगी कि ये इन्होंने आंगनवाड़ियों के हाथ में दिया है। जो 5 साल का, उसमें 3 वर्ष वाला पूर्व वाला। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि जो आंगनवाड़ी 10th पास है या 12th पास है, वो कैसे इन बच्चों को ECCE को दे पाएगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये भी सुझाव दिया है, हमारी इस नीति में सुझाव दिया गया है, इन आंगनवाड़ियों को जो हाई स्कूल पास है उन्हें 6 मंथ, उनको 1 साल का डिप्लोमा कराया जाएगा, और जो 12th पास है उन्हें 6 मंथ का सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा कराया जाएगा, जिससे कि वो ECCE को, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को दे पाए। और उसके अलावा इन्होंने बोर्ड एग्जाम्स को रिलैक्स किया है, हवा नहीं बनाया गया है, और ये हवे को कम करने के लिए 3री कक्षा में, 5वीं कक्षा में और 8वीं कक्षा में भी एक होम बोर्ड को इन्होंने प्रमोट करने का प्रयास किया है, जिससे कि बच्चों में 10th और 12th का बोर्ड का हवा खत्म हो जाए। उसके अलावा इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज की है, जो रिटायर्ड टीचर्स होते हैं, बहुत अनुभवी टीचर होते हैं, उनके लिए उन्होंने कहा कि नेशनल मिशन मेंटोर्स हम तैयार करेंगे, इनवाइट करेंगे। ये जो रिटायर्ड पर्सन है, इनको जो नेशनल मिशन मेंटोर है, वो मेंटरिंग कर सकते हैं,
उन विद्यालयों की, उन महाविद्यालयों की जहां पर इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की जो बात की, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड और करना चाहूंगी। ये जो एकेडमिक क्रेडिट बैंड्स हैं, ये ऐसे होंगे कि मैंने आपके बुलंदशहर के विद्यालय से मैंने बीए में एडमिशन लिया, लेकिन मुझे बाद में अपॉर्चुनिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने की मिली, तो जो हमारे बुलंदशहर के विद्यालय के क्रेडिट है, मैं वहां दिल्ली विश्वविद्यालय में ले जा पाऊंगी और वहां से मेरे सेकंड ईयर की पढ़ाई शुरू होगी, वहां पे मेरा क्रेडिट बैंक स्टार्ट हो जाएगा। दिल्ली के बाद में मुझे लगता है कि मुझे मतलब बीएड के उसमें कोर्स में आ जाएंगे, तो मेरे बुलंदशहर के और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्रेडिट है, वो मेरे बीएड के कोर्स में भी इंटीग्रेट हो जाएंगे। तो इस तरह से मेरा कोई भी साल बर्बाद नहीं होगा, पूरे प्रयास मेरे सम्मिलित रहेंगे। तो ये नेशनल पॉलिसी बहुत इनोवेटिव बेस्ड है, बहुत, जो सर ने कहा मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। और इनोवेशन में रिसर्च को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। बस अब ये देखना है कितनी ईमानदार अप्रोच के साथ में ये नई एजुकेशन पॉलिसी अपनाई जा सकती है। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुभ हो आप सभी के लिए। थैंक यू डॉक्टर मंजू गुप्ता जी, आपने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छी तरीके से इसे समझा दिया, आपने वाकई बता दिया कि आप शिक्षा विभाग में। तो अगेन थैंक यू। इसके बाद मैं देखती हूँ डॉक्टर चित्रा भाटिया। चित्रा प्रभात आई नहीं आई शायद चित्रा प्रभात नहीं आई अभी, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो इसके बाद में मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर राजीव सिरोही को। डॉक्टर राजीव सिरोही। हाँ, नमस्कार मैडम। हाँ, डॉक्टर राजीव सिरोही हमारे डीएवी कॉलेज बुलंदशहर में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, बहुत ही एक्टिव है, सामाजिक कार्यकर्ता है, और वो अपनी बातों से अब हम सभी को लाभान्वित करेंगे। तो वेलकम डॉक्टर राजीव गुप्ता, वो राजीव सिरोही। धन्यवाद मैडम। आज के आयोजक मंडल और प्राचार्य डॉक्टर रेणु अग्रवाल जी और इंदु मैडम और हमारे टेक्निकल हैंड प्रोफेसर वैभव जैन जी और आदरणीय सचिव साहब, सभी ने आज बहुत अच्छा प्रयास किया है। और इसी संदर्भ में जो उच्च शिक्षा पर नई औद्योगिक नीति, नई शिक्षा नीति का प्रभाव है, वो बहुत सकारात्मक प्रतीत होता है। अभी सरकार द्वारा प्लान ऑफ एक्शन जब तक नहीं आएगा, इस पर थोड़ा बहुत मतभेद बना हुआ है समाज में। कुछ लोग बहुत सकारात्मक हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ में कुछ कमियां हैं, लेकिन जब तक प्लान ऑफ एक्शन नहीं आएगा तब तक धरातल पे क्या आता है, उसी के बाद हम इस पे काम हो रहा है। अगर हम इसे देखें कि जब तक हायर एजुकेशन में पॉजिटिव इफेक्ट तब तक नहीं आ सकते जब तक कि स्कूली एजुकेशन से हमें अच्छा स्टाफ, अच्छे बच्चे प्राप्त नहीं होते हायर एजुकेशन में इसका। और सरकार जो नई नीति आई है, वो जो पहले 5 साल हैं जिसे फाउंडेशन कह रहे हैं सरकार, और उसमें 5 साल बच्चे स्कूल में रहेगा। पहला उसमें आंगनवाड़ी है, फिर प्री स्कूल एक क्लास भी रखी है, फिर उसके बाद बाल वाटिका, शिशु वाटिका, बाल वाटिका, और फिर क्लास प्रथम और द्वितीय। ये 5 साल का एक पीरियड है। और अगर इस पे नई नीति पे फोकस किया गया है सबसे ज़्यादा, क्योंकि बच्चे का जो मानसिक और मस्तिष्क का विकास है, तो वो 6 साल की एज तक कहते हैं कि 85% मस्तिष्क का विकास आपका होता है। तो अगर वहाँ पर हम लोगों ने फोकस कर दिया तो फिर हमारी एजुकेशन में सुधार होना स्टार्ट हो जाएगा। उसी के लिए अभी डॉक्टर मंजू गुप्ता जी ने बताया कि 10th तक के जो क्वालिफाइड हैं उन्हें 1 साल का एनसीईआरटी द्वारा डिप्लोमा कोर्स किया जाएगा। 12th तक है तो उनसे 6 महीने का। अगर हमने वहाँ पर सफलता प्राप्त कर ली तो देश में एक अलग तरीके का आमूलचूल परिवर्तन आने वाली पीढ़ी को हम प्राप्त होगा। और किसी भी देश के लिए आने वाली पीढ़ी अगर जितना ज़्यादा अपने मातृभाषा में और संस्कृति और परंपराओं से जुड़ेगी, तभी उस देश का विकास होगा। और सरकार ने और स्थानीय भाषा और मातृभाषा पर फोकस किया है। अगर हम इससे ऊपर वाले उसमें आते हैं, क्लास 3, 4, 5,
तो सरकार इस नीति में ये भी परिवर्तन किया जा रहा है कि क्लास 3 से ही जो अब तक पाठ्य पुस्तकों में पीछे जो क्वेश्चन रहते थे कि उनसे ही पेपर बनता था। सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का जो चालू है कल्चर, उसे खत्म करने के लिए कि पहले हमें पता चल गया कि लास्ट में क्या पेपर हमारे आएंगे, क्या कोर्स है, उसे खत्म करके कि हर चैप्टर में बच्चे से नए क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। वो अपने आप क्वेश्चन बनाए, हर चैप्टर को पढ़े, टीचर पढ़ाए, नए क्वेश्चन बनाए। क्योंकि पेपर जो अब आएंगे, अगर प्लान ऑफ एक्शन आएगा तो ये 2 साल अभी लग सकते हैं। और क्योंकि जो पेपर क्लास 3 से आएगा उसके क्वेश्चन नहीं, वो उस पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन नहीं होंगे, वो अपने आप हाई थिंकिंग ऑर्डर के क्वेश्चन आएंगे। तो एक अलग तरीके की बच्चे की रचनात्मक सोच यहाँ पर बढ़नी स्टार्ट होगी। और फिर क्लास 6 से और 6, 7, 8 उन्होंने उसे जोड़ दिया है कि स्किल डेवलपमेंट हमें यहाँ से बच्चे का करना है। 15-10 दिन का 2-2 घंटे का उनका वो है, 20 घंटे का एक प्रोग्राम है। वो जाके अपना कोई 6 है, अगर चाहे कुकिंग है, चाहे वो कारपेंटर का काम है, चाहे प्लम्बरिंग का काम है, ये समस्या और भविष्य में अगर हम देखें उसे देखते हुए ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। क्योंकि ये घर में अगर पानी की टैप लीक हो रही है तो उसके लिए प्लम्बर को बुलाने की हो, तो अगर बच्चा ये सब चीज़ें 6, 7, 8 में सीख रहा है या इस तरीके की स्किल आ रही है या कोडिंग आ रही है, जैसा अभी डॉक्टर मंजू जी ने जिक्र किया, तो एप्स बना रहा है बच्चा, तो उसे यहीं से स्किल उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। अगर हम उच्च शिक्षा की तरफ आते हैं तो यहाँ भी 4 से 5 साल का प्रोग्राम है। अगर बच्चे ने 1 साल में ख़त्म कर दिया तो उसे डिप्लोमा दे रहे हैं, दूसरे साल में उसे हम पहले साल में सर्टिफिकेट, दूसरे में डिप्लोमा है, तीसरे में डिग्री है। अगर चौथे साल में उसका प्रोग्राम होता है तो उसे रिसर्च के साथ, उसे शोध के साथ जोड़ दिया जाएगा, रिसर्च विद डिग्री उसे मिलेगी। और पीजी करता है तो क्या है, पीजी के साथ तो 1 साल और उसका बढ़ाया जाएगा और उसे फिर शोध के लिए आगे पीएचडी कर लिए, पीएचडी में वो एडमिशन ले सकता है। एमफिल को इस नीति में खत्म किया जाता है। और क्रेडिट, एकेडमिक क्रेडिट बैंक की बात है, अभी मैडम ने उसमें मैं थोड़ा सा और बढ़ाना चाह रहा हूँ कि अगर उसने 2-3 साल के गैप पे भी करना चाहता है तो वो बैंक, क्रेडिट बैंक है, एकेडमिक क्रेडिट बैंक, उसमें उसका जो स्कोर है उसी में वो जुड़ जाएगा। अगर कुछ सालों के अंतर पे भी करता है तो उससे कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा। और इस नीति में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा, उस पर फोकस किया जाएगा। और वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो हमारे कॉलेज हैं, ये ही डेवलप करने की सरकार की नीति है कि ऑटोनोमस कॉलेज बनाए जाएंगे। और ऑटोनोमस कॉलेज में स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। फिर उसे मल्टी सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज में उसे डेवलप करेंगे और उसे स्थानीय और भारतीय भाषाओं में ही वो इंस्टीट्यूशन डेवलप किया जाएगा। कहीं ऐसा नहीं है कि उसमें अलग बाहर की विदेशी भाषाएं या उन पर ज़्यादा, जो अपनी स्थानीय भाषाओं में है उसी में शोध किया जाएगा। इसी के साथ जो निजी विश्वविद्यालय हैं उसमें भी सरकार ने फोकस किया है कि वहाँ पर स्कॉलरशिप सरकार द्वारा दी जाएंगी, अलग अलग दिव्यांग बच्चों को पूरी फैसिलिटीज दी जाएगी। अगर हम इस नीति पर बहुत सारे वेबिनार हो रहे हैं तो देखने में आता है विरोध भी हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी और हमारे इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाएंगे। अगर हम इसे पढ़ते हैं पॉलिसी के तो उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा है कि अभी अगले 10 सालों तक ये मैनेजमेंट और टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, फॉरेन यूनिवर्सिटीज भारत में आएंगी। जो ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं वो कोई भी विदेशी यूनिवर्सिटी नहीं आएगी। और अगर आप और भी स्पष्ट मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब तक कोई देश अपनी संस्कृति और सोशल साइंस के सब्जेक्ट से नहीं जुड़ेगा, इतिहास हुआ, अपनी भाषा हुई, संस्कृत हुई, जो भी सब्जेक्ट हमारे बेसिक हैं तो कल्चर से जुड़े हुए हैं, तो वो देश
आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए ऐसा जो भ्रम फैलाया जा रहा है लोगों के द्वारा, वो भी एक तरीके का दुष्प्रचार है। और ये पॉलिसी बहुत ही सार्थक है और ये आने वाले दिनों में हम सबको एक अलग दिशा में अग्रसर करेगी देश को आगे बढ़ाने के लिए। और इस तरीके का परिवर्तन में हम सबको सहयोग की आवश्यकता है और टीचर की भूमिका बहुत ही सकारात्मक होती है। अगर टीचर अपनी भूमिका अपने सही अर्थों में अपनाए तो देश में बच्चे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो हमें ड्यूटी मिली है टीचर की, ये बड़ी डिवाइन ड्यूटी है, यानी देवीय दायित्व है और इसे हमें ईमानदारी से निभाना चाहिए और इसी से देश आगे बढ़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और मंच से संचालन के लिए मैं इंदु मैडम को अग्रसर। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। लगता है मैडम का लिंक डिस्कनेक्ट हो गया है। चलिए। अच्छा जैन साहब धन्यवाद। आवाज मेरी क्लियर आई थी क्या? हाँ मुझे क्लियर आई सर, कोई दिक्कत नहीं जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बड़ा अच्छा नई इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बताया और आशा करते हैं कि इससे जो एक बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, और ख़ास तौर से हमारे जैसे कॉलेजेस में जिसमें कहा जाता है कि जो शिक्षा है वो व्यवसाय परक नहीं है, वो जो कमी है वो दूर हो सकेगी और हमारे जैसे कॉलेज से जो छात्र छात्राएं बाहर निकलेंगे वो मैं एक बात और कहना चाह रहा था जैन सर, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अगर ऑटोनॉमस के कॉलेज की तरफ हम बढ़ते हैं तो टीचर्स की सैलरी गवर्नमेंट ही देती है, हमें सिर्फ अपना डेवलपमेंट, एग्जामिनेशन, पेपर सेटिंग ये हमें करना पड़ता है। टीचर्स में एक तरीके का ये भय है कि ऑटोनॉमस हो जाएगा तो प्राइवेटाइज है। इस समय देश में 706 ऑटोनॉमस कॉलेज हैं, सबकी सैलरी सरकार से ही आ रही है। कहीं कोई ऐसा वो नहीं है कि लोग ये तरीके का जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, हमें उससे बचना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि ये कहा जा रहा है कि ऑटोनॉमस मींस प्राइवेटाइजेशन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं इंदु मैडम शायद नहीं हो पा रही है कनेक्ट, तो अब मैं चित्रा मैडम आ गई क्या? चित्रा मैडम का मैं वो जानता नहीं हूँ, अभी शायद कनेक्ट नहीं हुई है। तो इसी बीच में मैं अपना ये एप्रिसिएशन लेटर डॉक्टर मंजू गुप्ता जी हैं, डॉक्टर मंजू गुप्ता जी लगता है कि वो भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो अब मैं अपने अगले वक्ता डॉक्टर राजेश गर्ग जी को आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर राजेश गर्ग जी जो कि हमारे यहाँ इतिहास विभाग में प्रोफेसर हैं और शिक्षा जगत से और समाज से बहुत गहरे से इनका जुड़ाव है। इनको मेरे बड़े भाई जैसे हैं और बड़े भाई ही हैं और समाज में ये बहुत पहले से ही सामाजिक कार्य करते रहते हैं। छात्रों के विकास के लिए कॉलेज में भी इनका अच्छा योगदान है, तो मैं इनको आमंत्रित करूंगा डॉक्टर राजेश गर्ग जी। धन्यवाद वैभव जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है सर। आ रही है। सबसे पहले मैं माननीय सचिव महोदय, हमारे माननीय प्राचार्य जी, हमारे आयोजक, सभी साथी बंधुवर और सभी उपस्थित लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं महाविद्यालय की ओर से भी। आज मेरा विषय, अभी मैं सुन रहा था सभी लोगों को कि सभी लोगों ने बहुत सुंदर शिक्षा नीति पर उन्होंने बताया, लेकिन एक जो मेन जो मैं एक विषय जो रखना चाहता हूं कि इस नई ये जो भारतीय शिक्षा नीति आ रही है, इसमें महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ाने का काम किया गया है। देखिए, जहां पर भारतीय शिक्षा नीति है, इसमें स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, दोनों ही स्तरों पर इसको भारत केंद्रित करने की ये जो नीति है वो हमको दिखाई पड़ती है। 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से जो भारत की जो शिक्षा प्रणाली को बनाने की आवश्यकता है, उसे अधिक समग्र, ज्ञान आधारित, लचीली, इसको बनाने इस तरह से डिजाइन किया गया है कि भारत फिर से पुनः जो विश्व गुरु बन सकता है और छात्र छात्राएं अपनी विशिष्ट क्षमताएं, जो उनकी अपनी क्षमताएं हैं, उनसे किस तरह से वो उन्मुक्त होकर अपना उसमें उन्नयन कर सकते हैं। इस क्रम में जो भारतीय शिक्षा नीति है उसमें लड़कियों की शिक्षा
में सहभागिता को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। एक कहावत है कि यदि किसी लड़की को, किसी बच्ची को, बालिका को पढ़ाएंगे तो उससे 2 परिवार उससे लाभान्वित होते हैं, तो ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि देश की आधी आबादी को शिक्षा प्रदान करने की जो नई शिक्षा नीति है उसके उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये नई शिक्षा नीति का जो प्रस्ताव आया, उसके प्रस्ताव के प्रारंभ में ही जो प्राचीन भारत की जो 2 विदुषी जो हमारी नारियां थी, गार्गी और मैत्रेयी, उनका उल्लेख किया गया। ये अपने आप में एक संकेत करता है कि महिला शिक्षा के लिए ये जो भारतीय शिक्षा नीति 2020 आई है, इसमें इसका बड़ा विशेष महत्व है। और इसके लिए किस तरह से नामांकन को बढ़ाएं कि जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो वंचित समूह है, यानी सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड जो ग्रुप है, जिसमें हमारे जो अनुसूचित जाति, जनजाति, प्रवासी, निम्न आय वर्ग, अनाथ, कमजोर वर्ग की महिलाएं, ट्रांसजेंडर, शहरी गरीब और जो भिक्षावृत्ति में लगे, इन सबको, जो इसमें भी जो आधी आबादी है वो महिलाओं की है, तो इसमें यह आवश्यक हो जाता है कि इनको किस तरह से, जो शिक्षा से बहुत बड़ा वर्ग जो दूर है, यदि ये दूर रहेगा तो नई जो शिक्षा नीति है उसके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए यह आवश्यक है कि इनकी सहभागिता बढ़े, इसका विशेष प्रयास, उच्च शिक्षा तक ले जाने का जो विशेष प्रयास इस नीति में दिखता है। इसके लिए एक बहुत विशेष जो फंड हमें दिखाई देता है, जो इसमें प्रावधान किया गया है महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, वो है जेंडर इंक्लूजन फंड, यानी जेंडर समावेशी फंड। नई शिक्षा नीति के जो अध्याय 6 है उसमें एक विशेष कोष की स्थापना की गई है। ये राज्यों को दिया जाएगा और इस कोष का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जो शिक्षा में जो बालिकाएं हैं उनको किस तरह से उनकी उपस्थिति को बढ़ाया जाए और राज्य इस तरह की नीति और कार्यक्रम बनाए जिससे बालिकाओं को शैक्षिक परिसरों में अधिक सुरक्षित और स्वस्थ माहौल मिल सके। उनके लिए अलग से बाथरूम और साफ सफाई, सुरक्षित माहौल, और सबसे बड़ी बात यह कि आने जाने के लिए साइकिलों की भी व्यवस्था की जाएगी इस कोष के माध्यम से। और दूसरी बात, अगर कोई बच्ची अपनी जो वो है फीस को नहीं दे पा रही है तो उसकी शुल्क प्रतिपूर्ति का भी विशेष प्रावधान इसमें किया गया है, यानी कि बच्चों को, बालिकाओं को अधिक सुरक्षित सामाजिक और आर्थिक माहौल उपलब्ध करवाया जाएगा इस नीति के माध्यम से। और कहीं ना कहीं जो इनके अभिभावक हैं, महिलाओं जो बालिका हैं, उनके अभिभावकों के मन में भी ये विश्वास पैदा होगा कि उनको, उनकी बालिकाओं को जब वो स्कूल जाएंगी तो अधिक सुरक्षित और स्वस्थ माहौल मिलेगा। तब कहीं जाकर जो उस कोष का जो उद्देश्य है वो ये है कि इसको अधिक से अधिक जो नामांकन है बालिका शिक्षा का, उसको बढ़ाया जा सके। इसमें एक और बड़ी बात है कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण अंचल हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, है ना, और बहुत शहरों से भी बहुत दूर हैं, वहां पर शिक्षा का प्रसार अभी जहां पर बहुत ज्यादा नहीं हो पाया है, उसमें भी महिलाएं, जो बालिका शिक्षा है वो और ज्यादा प्रभावित है। तो इसके लिए आवश्यक है कि जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो पहले से ही चल रहे हैं उनका और अधिक विस्तार किया जाना है, उनमें छात्रावासों का निर्माण किया जाना है, जिसका जो उद्देश्य है वो ये कि अधिक से अधिक बच्चों, बालिकाओं को अधिक वही रहने की सुविधा, उनको आवास की सुविधा, सुरक्षित माहौल, ताकि उनका इन दूर दराज के इलाकों में भी जो निवास कर रही हैं हमारी बालिकाएं, मातृशक्ति, उनको भी अधिक से अधिक इस शिक्षा की व्यवस्था से जोड़ा जा सके। एक और जो बात अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी अभी ये वाली बात कही, राजीव जी ने भी कही, मैडम मंजू जी ने भी कही, कि जो एकेडमिक क्रेडिट बैंक है, ये बात सही है कि सभी विद्यार्थियों के लिए है वो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा लाभ हमारी जो बालिका शिक्षा है इस पर बहुत पड़ने वाला है। हम सभी जानते हैं कि बालिकाओं की जो शिक्षा है वो सबसे ज्यादा प्रभावित तब होती है जब उसका विवाह हो जाता है या कोई पारिवारिक कारण होता है, तो ऐसे में उसकी शिक्षा बीच में ही छूट जाती है। तो इसमें जो इसका जो पैरा 14 है उसमें इसका उल्लेख है कि इस योजना का लाभ सर्वाधिक महिला शिक्षा को होगा, क्योंकि बालिकाओं की जो शिक्षा है इस क्रेडिट स्कोर से उच्च शिक्षा में उनकी सहभागिता बढ़ जाएगी।
तो ये जो एक बहुत बड़ा जो क्रेडिट स्कोर का जो ये क्रेडिट बैंक का जो ये कॉन्सेप्ट है इस उच्च शिक्षा नीति में, जो भारतीय नई शिक्षा नीति है, ये बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा। एक और प्रभाव अभी जो ये भी हमारे पूर्व वक्ताओं ने चर्चा की कि एंट्री और एग्जिट, यानी कि आप कभी भी प्रवेश कर सकते हैं और कभी भी उससे निकल सकते हैं। अभी राजीव जी ने भी कहा कि उसमें अभी जो उसमें सर्टिफिकेट कोर्स भी मिलेगा, डिप्लोमा भी मिलेगा और डिग्री भी मिलेगी, शोध के साथ भी डिग्री मिलेगी। तो ये सब प्रक्रिया है, लेकिन कहीं ना कहीं वही वाली बात फिर से आती है कि जो महिला है उसकी शिक्षा यदि शादी और विवाह या परिवार के कारण कहीं टूट जाती है तो वो फिर से कुछ समय के बाद भी अपने स्थान से उसको शुरू कर सकती है। और ऐसा नहीं है कि उसकी बीच में छूट गई तो उसको नुकसान हो जाएगा। वो हतोत्साहित तो 2 साल की बीए की, बीएससी की और उसके छूट गया तो वो 2 साल खराब हो गए, वो उसके बच जाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि महिलाएं आगे बढ़कर, और इसका प्रभाव उच्च शिक्षा तक जाएगा, क्योंकि वो कभी भी अपनी शिक्षा को आगे प्रारंभ करके उसको डिग्री तक और उच्च शिक्षा तक ले जा सकती हैं। एक और बात अभी हुई थी कि जो जीडीपी में 2035 तक जो उच्च शिक्षा में रजिस्ट्रेशन है वो 50% करा जाना है। अभी 26.5% है, तो 5% है। तो ऐसी परिस्थिति में जब लगभग 3.5 करोड़ सीटें और बढ़ाई जानी है शिक्षा में, तो इसका निश्चित रूप से जो देश की जो आधी आबादी है उसको भी मिलेगा, इसका लाभ होगा। और इससे परिणाम ये होगा कि भारत में जो बालिका शिक्षा है, जो महिला शिक्षा है, वो भी उसमें भी बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, नामांकन में वृद्धि होगी, उन्हें अधिक सुरक्षित माहौल मिलेगा। और इसका जो सबसे अच्छा प्रभाव है यही होगा, मैं नई शिक्षा नीति का, भारतीय शिक्षा नीति का यही मानूंगा कि उसमें अधिक से अधिक महिला सहभागिता बढ़े और देश की प्रगति में उनका योगदान और ज्यादा मिल सके, देश आगे बढ़ सके और देश फिर से विश्व गुरु बने। धन्यवाद, मेरा आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी। जी बोलिए। धन्यवाद डॉक्टर राजेश गर्ग, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही विस्तार से हमको अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। और ये सेशन, हाँ, इसके बाद एक मेरे ख्याल से ये जुड़ नहीं पाई हैं डॉक्टर चित्रा प्रभात, वो 12 बजे से कोशिश में लगी हुई है लेकिन वो किसी तरह से जुड़ नहीं पा रही हैं। ये जो हमारा सेशन है, उनको हो सकता है वो पुराने वाले लिंक पर ट्राई कर रहे हो, आप उनको एक बार नया वाला लिंक दोबारा भेज दीजिए। मैंने नया लिंक दे दिया है उनको एक बार। हाँ, और तो इसके बाद में ये जो हमारा सेशन है, किसी भी बच्चों के लिए किसी भी प्रतिभागी को अगर आज के विषय से संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो वक्ताओं से, या अपनी कोई बात रखनी हो। हाँ, रोमाना नाजी मेरी बात सुन रही है? रोमाना नाजी, रोमाना, हाँ, yes ma'am, yes ma'am. हाँ, am I audible now? हाँ, अपना कैमरा जो है उसको आप रोटेट कर लीजिए, आपका वर्टिकल आ रहा है। Okay, now it's fine. Thank you. So first, let me introduce myself first. This is Romana Nazi here from Department of Political Science, DAV College, Bulandshahr. Thank you so much for giving me this opportunity to share my thoughts with all of you. Good afternoon to all the audience out there who are listening to me. So I'm gonna talk this topic in both the languages, Hindi and English. So सबसे पहले देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं ये मानती हूँ कि कोई भी नीति या विचार या आइडिया, और वी कैन से कॉन्सेप्ट, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स होते हैं। तो लेट मी बिगिन विद सकारात्मक पहलू। तो सबसे पहले हमेशा से भारत में सबसे बड़ी आलोचना जिस बात को लेकर होती रही है वो रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम को, जो कि 10th क्लास के बाद हमारे स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में बांटने का काम करती रही है, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटी। एंड आई थिंक ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक अप्रोच थी, लेकिन मैं समझती हूँ कि इस एजुकेशन पॉलिसी ये रिवोल्यूशनरी चेंज है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी स्ट्रीम से लेकर पढ़ सकते हैं। आई कैन शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने 11th एंड 12th साइंस स्ट्रीम से किया, लेकिन मेरा हमेशा से इंटरेस्ट वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स में रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई लव रीडिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस एंड लिटरेचर, और अपकमिंग स्टूडेंट्स और जनरेशन के लिए ये ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है कि वो
बायोलॉजी के साथ पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकते हैं, लिटरेचर पढ़ना चाहे लिटरेचर पढ़ सकते हैं, या फिर कोई लैंग्वेज पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट का अपना इंटरेस्ट है, और जैसे कि माय प्रोफेसर ऑलरेडी मेंशन, प्रोफेसर राजेश गर्ग, कि उनकी अपनी स्किल्स डेवलप होंगी। बच्चे का इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस में हो तो उसकी थॉट थिंक टैंक डेवलप होगा और वो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट अपनी कंट्री को, अपने नेशन को प्रोवाइड करा पाएगा। आई थिंक दिस इज द ब्रिलियंट इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड सेकंड पॉइंट जो मुझे इस एजुकेशन पॉलिसी में अट्रैक्टिव लगा, जिसने मुझे आकर्षित किया, वो ये कि जो हमारा प्रेजेंट एजुकेशन स्ट्रक्चर है 10+2 का, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेंज करके 5+3+3+4 में कन्वर्ट किया गया है। एंड आई थिंक अगर आप जापानीज, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें एजुकेशन सिस्टम को स्टडी करेंगे कंपैरेटिवली, तो आप देखेंगे कि जापान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। तो ये उससे ज्यादा सिमिलर लगता है, मतलब कि वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज से बहुत ज्यादा सिमिलर हो गया है। तो हम लोगों के पास ज्यादा चांसेस है कि हम लोग ग्रो कर पाएंगे अच्छे से। अदर प्रोफेसर ऑलरेडी मेंशन वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो इस पॉलिसी में साफ साफ नजर आ रही है हम लोग को, अगर हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे। और जो इसकी ट्रेनिंग की इंटर्नशिप है वो क्लास 6 से ही स्टार्ट करने की बात की गई है, विच इज क्वाइट इम्प्रेसिव, आई फाइंड इट। दूसरा, इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि हम इसमें देखेंगे कि इसमें एक इनिशिएटिव किया गया है कि बाय 2030 तक हम हर डिस्ट्रिक्ट में मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज प्रोवाइड कराएंगे। दूसरा, म्यूजिक, आर्ट्स एंड लिटरेचर, ये एज ए सब्जेक्ट हर कॉलेज में अवेलेबल होंगे। दूसरा, जो हमारे पास रिजिड सेपरेशन था आर्ट्स और साइंस के बीच में, कि देखिए आर्ट्स का बच्चा ऐसा है, साइंस साइड वाले बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इस सिनेरियो को, इस माइंडसेट को चेंज किया है। क्योंकि जब तक आप सोसाइटी में रोमाना बिल्कुल, रोमाना मेरी आवाज आ रही है? यस, बस एक हमारे गेस्ट अतिथि आ गए हैं, गेस्ट वक्त आ गए हैं, जुड़ गए। ओके ओके, हेलो, थैंक यू। हाँ, तो बस अब तुम अपनी बात खत्म ही कर दो, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, प्लीज, ओवर टू यू। थैंक यू रोमाना। हाँ, Okay, थैंक यू रोमाना, तुमने अपनी बात कही। और अगले अतिथि वक्ता के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर चित्रा प्रभात को, जो कटनी मध्य प्रदेश से है और गवर्नमेंट तिलकधारी कॉलेज कटनी मध्य प्रदेश में एसोसिएट प्रोफेसर है राजनीति विज्ञान विभाग की, बहुत ही एक्टिव है, इग्नू की कोऑर्डिनेटर है और बहुत सारी कमेटी में इधर उधर जो है एक्टिव रहती हैं। तो जल्दी से आ जाइए डॉक्टर चित्रा प्रभात, अपनी बात कहिए। प्रणाम। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करती हूँ इंदु दीदी। आप मेरी बहुत अग्रणी रही हैं और आदरणीय हैं, और खास तौर से सबसे पहले आई वुड लाइक टू say my heartiest congratulations to the principal of this college. Am I audible to everyone, please? Yes ma'am. मेरी आवाज आप सब तक आ रही है? आ रही है मैडम। हाँ, तो मैं आप सबसे एक ही बात ये कहना चाहूंगी कि firstly I am going to pay my thanks to the organization and the organizing team who has given me this opportunity. I'm Dr. Chitra Prabhat, professor in political science in higher education of Madhya Pradesh for the last 30 years. Especially जो एक पेनोरमा, एक सीन जो जिसे कहते हैं, एक दृश्य जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सभी ने पिछले कई सालों से, कई वर्षों से जो देखा, आज उस दृश्य में परिवर्तन नजर आएगा। लेकिन ये परिवर्तन कैसे नजर आएगा? हमारी नई शिक्षा नीति में बहुत सारे आयाम इसमें ऐसे जो है इनबिल्ट किए गए हैं, ताकि उच्च शिक्षा का जो उद्देश्य है वो डिग्री ही लेना नहीं होगा, बल्कि एक छात्र को विशेष रूप से व्यावसायिक रूप से भी पारंगत करना होगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो रखी गई है वो है कि जो लोग पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से भी पिछड़े हैं, उनकी भी इसमें बात की गई है। तो ये एक नया चेंज जो है दिखा है। हालांकि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स जो है उच्च शिक्षा विभाग में हर स्टेट ने अपने हिसाब से दी है, अपने क्षेत्र से दी है, ताकि लोग पढ़ सकें। लेकिन आज भी उच्च शिक्षा का जो ग्रॉस रेशियो है वो बहुत कम है। उसका कारण क्या है कि लोगों की अप्रोच तक वो चीज है ही नहीं।
तो इसको देखते हुए उच्च शिक्षा की जो नई पॉलिसी आई है, नई नीति आई है, इसमें ये चीजें जो है इनबिल्ट की गई है। मैं केवल 3 बात आपसे कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो इसकी 3 अच्छी, सबसे प्रमुख बातें तो बहुत सारी हैं इसमें जो जाननी है, पर 3 प्रमुख बातें हैं। पहली बात तो अंतर अनुशासनात्मक विषयों को पढ़ने की जो रुचि है वो छात्रों में होगी, लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए सभी शैक्षणिक संसाधन जो संस्थान है वहां पर उनको अपना जो है अधोसंरचना विकास के साथ साथ वहां पर मानव संसाधन भी जुटाने होंगे। जैसे कि विषय दिए गए कि साइंस के साथ बच्चा जो है आर्ट्स के विषय पढ़ सकता है, तो जहां प्योरली साइंस कॉलेजेस है, क्या उनके लिए जो वो टीचर्स हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे, या कोई ऐसी एक टेक्निक जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी कि ऑनलाइन सिस्टम से वो पढ़े। इतनी सारी उसमें संसाधनों का विकास करना एक चुनौती तो है, लेकिन देखते हैं कि ये वट वृक्ष हमें किस ओर ले जाता है। इसके साथ साथ दूसरी चीज मैं एक बात कहना चाहूंगी, और वो ये है, दूसरी चीज जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें ड्रॉप आउट रेट जो है, इसमें सबसे अच्छी बात जो ये कही गई कि जिन बच्चों ने अपनी शिक्षा छोड़ दी वो भी बाद में एजुकेशन ले सकते हैं। लेकिन मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि यदि किसी ने अपनी पढ़ाई जो है 4 साल पहले छोड़ दी, और यदि काफी बच्चों ने छोड़ दी, बल्क में छोड़ दी, अब सपोज कीजिए जैसे कोविड-19 ही आया और कोविड-19 आने के बाद में कई लोगों के पास में संसाधन नहीं रहे तो उनका पढ़ाई छूट गया। तो ऐसी स्थिति में जब नेक्स्ट टाइम वो रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारा पहला पंजीयन होगा और बाद का जो पंजीयन होगा, उन दोनों में जो नए बच्चे होंगे उनके लिए स्थान कम होगा। ये चुनौती रहेगी जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अच्छी बात ये रहेगी कि शिक्षा जो है ना उम्र देखती है और ना शिक्षा के साथ में कोई भी भेदभाव की बात दृष्टि रहती है। आप इसको चाहें तो पूर्ण कर सकते हैं। तो इस मंशा से जो ड्रॉप आउट रेट के लिए, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के लिए जो विधान इसमें सुनिश्चित किया गया है, ये सभी छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ एक तीसरी बात जिस पर मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी वो ये है कि यद्यपि हमारे यहाँ पर जो शिक्षा का उद्देश्य है वो केवल ये है कि आप डिग्री ले लीजिए और डिग्री के बाद में आप चाहे तो व्यवसायिक कोर्स कर लीजिए, लेकिन अब बच्चे को उसके पढ़ने के अध्ययन काल से लेकर ही और उसके अध्ययन काल के समाप्ति तक एक उसकी लाइन क्लियर हो जाएगी कि मैं ये विषय पढ़ना चाहता हूँ और इस विषय में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो जो रुकना है, जिसे रुकना है वो वही रुक जाएगा और जिसको आगे बढ़ना है वो आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति आई 150 ड्राफ्ट में उच्च शिक्षा विभाग के जो पैराडाइम्स, उसमें 7 चीजों को उसमें सम्मिलित किया गया था और इसके साथ साथ जो पूरा उसका क्रियान्वयन है वो तकरीबन 27 सब डिविजन्स में इसको बांटा गया। तो मेरा कहना यह है कि कोई भी परिवर्तन जो आता है वो सापेक्ष होकर आता है। यदि हम उसको निगेटिविटी से लेंगे तो नहीं होगा, लेकिन आज पॉजिटिविटी ये है कि हम अपने देश में खास तौर से ये जो शिक्षा हमारी होगी, इसमें जो आधार होगा ज्ञान को बेस्ड बनाया जाएगा, ज्ञान मूलक समाज की स्थापना होगी, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की स्थापना होगी। तो इससे छात्रों को तो लाभ होगा ही होगा, लेकिन आने वाले समय में जो हमारे टीचर्स होंगे उनके लिए भी एक चुनौती जरूर रहेगी। एक नई टेक्निकली जिसे कहते हैं ट्रेनिंग जो है उसकी आवश्यकता पड़ेगी हायर एजुकेशन के फॉर्म में। मैं आपको इस बात से बता रही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ अगर स्कूल शिक्षा में जाते हैं तो वहां तो और बहुत सारे परिवर्तन होंगे। पर देखने का बात यह है, देखने का उद्देश्य ये है कि हमने पिछले 70-80 सालों में जिस शिक्षा को हमने ग्रहण किया है उस शिक्षा से हमने एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट किया है। तो जो शिक्षा वो जो एम्प्लॉयबिलिटी भी दे सके, शिक्षा वो जो हमको हमारे समुचित नैतिक विकास के साथ साथ हमें एक अच्छा नागरिक भी बना सके। तो बशर्ते कि इन सारी चीजों को यदि अच्छी तरीके से अमल किया जाता है तो वास्तविक रूप से हमारा देश जो है वो अग्रणी होने में, अग्रणी तो खासतौर से मैं कहूँ कि विश्व गुरु बनने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम पहले विश्व गुरु थे, हम आज भी हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं हमारा जो स्टफ है, हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो दर्शन है वो कहीं ना कहीं हल्का सा दिग्भ्रमित हुआ है।
इसीलिए इस नई उच्च शिक्षा नीति, जिसको कि ड्राफ्ट तैयार करने में बहुत समय लगा, इसमें ज्ञान की पिपासा है, इसमें अनुसंधान का क्षेत्र है, इसके अंतर्गत छात्र के कौशल विकास की बात की गई है। अभी मैं सुन रही थी, जो बोल रहे थे उन्होंने यही बात कही। तो शिक्षा वो जो कौशल का विकास करे, और खास तौर से भारत विविधता वाला देश है, यहाँ क्षेत्रीय भाषाओं का बड़ा चलन है। तो जब बच्चों को अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का उनको पता चलेगा, उनका उसमें लिटरेचर वो पढ़ेंगे। एक जगह मैंने ड्राफ्ट में पढ़ा है जिसमें ये कहा गया है कि यदि अगर हमें अनुसंधान करना है तो हम स्थानीय स्तर पर रहकर ऐसे विषयों का अनुसंधान करेंगे जिसका लाभ हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसको होगा। तो निश्चित रूप से यदि कोई मध्य प्रदेश में रह रहा है और मध्य प्रदेश की उसने पूरी कल्चर का अध्ययन नहीं किया और उस पर शोध नहीं किया, तो वहां उसके रहने के मायने जो है बेमायने हो जाते हैं। इसीलिए शोध की संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा नई शिक्षा नीति के तहत। ये सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अभी आप सभी ने अगर अंदाज किया हो, पिछले 10 वर्षों में जो एक ऐसा एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से कुछ चीजें आई थी, जिसमें कि रिसर्च जो थी, कुछ यूनिवर्सिटीज के पास में ग्रेडिंग थी, और ग्रेडिंग अगर अच्छी थी तो एफिलिएटेड कॉलेजेस को रिसर्च कराने के लिए जो थी पात्रता थी। अब ऐसा नहीं होगा। आने वाले कल में जहां जिले में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा जहां पर शोध की संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा, और शोध किस स्तर का, स्थानीय स्तर पर जो हमारी पहचान सुनिश्चित हो चुकी है उसके शोध को भी हमें करना होगा। छात्रों की रुचि होगी और खास तौर से शिक्षकों का भी रुझान बढ़ेगा। शिक्षक और छात्र, इन दोनों के बीच का जहां तक मैं कहूंगी एक रिलेशन भी बहुत अच्छा डेवलप होगा। मैं मानना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो है विद्वजन हमारे साथ हमारे बीच उपस्थित हैं, लेकिन आज आप अगर देखें, शिक्षा का उद्देश्य मात्र केवल डिग्री अर्जित करना है, व्यक्ति के व्यवहारिक ज्ञान से नहीं है। शिक्षा वो जो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास को आगे बढ़ाए, शिक्षा वो जो समाज का विकास करे, शिक्षा वो जो आर्थिक विकास करे, शिक्षा वो जो रोजगार दे, शिक्षा वो जो अनुसंधान की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे, और शिक्षा वो जो ज्ञान की पिपासा को और प्रबल करे। तो ऐसी शिक्षा नीति हमारी जो है हमारे बीच में अभी आई है, लेकिन इसका ये है कि जब तक इसके लिए एक फ्रेमवर्क बहुत अच्छा नहीं होगा, होमवर्क इसका बहुत अच्छा नहीं किया जाएगा, तब तक हम इस उद्देश्य से कहीं ना कहीं दूर रहेंगे। एवरी गोल्डन स्पार्किंग लाइन हर जगह होती है, और कहा जाता है, सुंदर सघन तरुवर वन मुझको आज बुलाते हैं, तुझसे किए वादे याद बहुत आते हैं, अभी कहा विश्राम बदा मूक निमंत्रण चलना है, मीलों मुझको चलना है, मीलों मुझको चलना है। ये हमारे शिक्षक का एक जो है रॉबर्ट बर्ट्स की लाइन्स है, उसका हिंदी रूपांतर है, हमारे शिक्षक के पास में आगे जाना और अनुसंधान करना और पढ़ना, छात्रों को और उस ज्ञान से अवगत कराना, ये हमारी नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है। और खास तौर से जहां तक मैं वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली थी उसके तो बहुत सारी समस्याएं सभी के पास है। कहाँ इंपॉर्टेंस देखते हैं कि मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है, और खास तौर से गवर्नेंस नहीं है, और लीडरशिप की भी भावना का विकास नहीं है। लेकिन अब जो शिक्षा नीति है, यदि इसको हम अमल करेंगे तो पॉसिबिलिटी है हमारे पास में प्रबंधित किए ज्ञान का भी अर्जन होगा, नेतृत्व की क्षमता का विकास होगा, और खास साथ शोध की जो हमारी आज निधि है, हमारे पास रिसर्च के जो कंटिजेंसी है, इसकी जो कमी है, हो सकता है इसका भी इसमें दूर होने का कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। इसके साथ साथ एक और मैं कह दूं कि सबसे बड़ी बात जो है, जो ग्रेजुएट जो बच्चा होगा वो बहुविषयक स्नातक होगा, वो बहुविषयक प्रणाली से होगा। खासतौर से कई बार ऐसा होता है, अक्सर हमने देखा है कि जो हमारे IAS के लिए प्रिपरेशंस करते हैं बच्चे, उनको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अब ऐसा नहीं है। अगर छात्र साइंस का स्टूडेंट है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेकर भी पढ़ेगा, और हो सकता है उसे अपनी जिस जर्नी को तय करने में आगे और 2 वर्ष लगाने हो,
वो जल्दी तय हो जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। और इसके साथ साथ प्रशासनिक स्वायत्ता जो है वो इसमें बढ़ेगी। और एक और चीज मैं बता दूं जिसकी जिक्र इसमें किया गया है, NRF, जो मैंने पहले भी बताया था। NRF का मतलब ये है कि आपके पास में नेशनल फाउंडेशन जो है, रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। वास्तविक रूप से हम सब उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं। अगर हम देखें तो हमारे भारत में रिसर्च का, शोध का एक स्तर क्या है, कितना महत्व है, कितना उसमें हमने डूब के रिसर्च की है, ये आपसे मुझसे कहीं अछूता नहीं है। हो सकता है आने वाले कल में हम इस और भी एक नया कदम बढ़ाएंगे और एक नई मिसाल कायम करेंगे। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट बात यह है, जितना भी इंस्टीट्यूशनल जो हमारी एजेंसीज है उनका भी रीमेकिंग होगा, उनका भी सुधार होगा, उनका भी एक गठन होगा। ये हमारी एजुकेशन पॉलिसीज में निश्चित रूप से जो है दिया गया है और इसको भी आप देखेंगे। इसके साथ साथ एक बात और है कि ये 3 प्रकार के जो हमारे संस्थान होते हैं जिसमें श्रेणियां अलग अलग होती हैं, लेकिन इसमें अगर नई शिक्षा नीति अगर हम देखेंगे तो शहर में भी जो बच्चा है वो भी पढ़ेगा, और जो जिले में रहेगा वो भी पढ़ेगा, जो गांव में रहेगा वो भी पढ़ेगा, और जो संभाग में रहेगा वो भी पढ़ेगा, और जो केंद्र में रहेगा वो भी पढ़ेगा। तो वास्तविक रूप से शायद एक नई सुबह की शुरुआत है, नए सुबह का आगाज है। हो सकता है हमारा देश उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक उस दृष्टि से विश्व के विश्वविद्यालयों में हमारा नाम उतना प्रचलित नहीं है। शायद आने वाले कल में हम अपनी इस रेखा को रेखांकित कर सके, अपने आप को चिन्हित कर सके। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि बहुत प्रतीक्षित शिक्षा नीति है ये, और चूंकि इसके ड्राफ्ट में 1-2 ड्राफ्ट में हम लोगों ने भी काम किया और वहां पर केवल यही बात कही गई कि एजुकेशन केवल व्यक्ति के रोजगार से या व्यक्ति के डिग्री से अर्जित नहीं, एजुकेशन का मतलब होना चाहिए समग्र विकास। आज बच्चा अपने देश की उन तमाम हस्तियों के बारे में भी पढ़ेगा जिनका कहीं ना कहीं पाठ्य पुस्तकों में उल्लेख तक नहीं है। यदि किसी नागरिक को उस देश का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है तो उस देश की रचना कैसी होगी, आप सब जानते ही हैं। इसीलिए ऐसे पाठ्यक्रमों का समावेश किया जाएगा जिससे कि छात्रों में, लोगों में राष्ट्र की भावना का उदय हो। ये हमारी शिक्षा नीति का उद्देश्य भी है, और मैं चाहती हूँ कि इसके ड्राफ्ट को सभी लोग जब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और खास तौर से इसका अमल बहुत अच्छे से करेंगे तो वास्तविक रूप से हम ये जान पाएंगे कि हमारे भारतीय दृष्टिकोण को एक वजह मिली है, एक जगह मिली है, एक स्थान मिला है, क्योंकि भारत ज्ञान का केंद्र रहा है। और इस ज्ञान के केंद्र को पिछले 70 साल, अब कई हो सकता है आलोचनाएं बहुत हैं, कई कह सकते हैं कि कहाँ हम रह रहे हैं एक साइंटिफिक युग में और बात कर रहे हैं हम जो है अपने सांस्कृतिक धरोहरों की। तो ये बात मैं सभी के समक्ष जरूर कहना चाहूंगी, जिस देश ने अपनी संस्कृति को नहीं लिया, जिस देश ने अपनी संस्कृति को नहीं पढ़ा, जिन नागरिकों ने अपने इतिहास को नहीं पढ़ा, जिन छात्रों ने अपने देश के उन वीर बलिदानों के बारे में नहीं पढ़ा, उन आंदोलनों के बारे में नहीं पढ़ा, तो कहीं से भी राष्ट्र का उन्नत या राष्ट्र का विकास श्रृंखला कैसे होगी ये आप सभी जानते हैं। और इसके साथ साथ मैं आज के इस क्रम में एक बात और कह दूं, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश के हायर एजुकेशन में हूं और पिछले 30 सालों से हूं, जो मैं देख रही हूं कि शिक्षा का स्तर हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे बहुत अच्छे जो ट्राइबल प्लेसेस हैं उनको भी अब आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा और बच्चे भी पढ़ेंगे, और खास तौर से जन जन तक शिक्षा पहुंचने का जो एक उद्देश्य है, इसमें एक नई पहल जो है वो कायम होगी। और इसके साथ साथ एक बात मैं और आप सभी से ये कहना, खास तौर से छात्रों को कहना चाहूंगी, क्योंकि छात्र जब पढ़ने जाते हैं, छात्र जब शिक्षा प्राप्त करते हैं तो अक्सर उनका जो हमारे यहाँ का जो माइंड सेट है, टीचर्स बच्चों को बताते हैं, लेकिन एक
बात पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी इसमें है कि बच्चे का जो भविष्य है वो उसके शैशवकाल के बाद से ही डिसाइड हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। आज जो है एक जोर लगता है, और रटंती जो विद्या है, जो रटने वाली जो परंपरा है, उसका कहीं ना कहीं खंडन जरूर होगा। और एक बात मैं और कहूं, जो जितने हमारे अभी पिछले 10, 15, 20 सालों में आपने सभी ने नोटिस किया होगा, कोचिंग सेंटर्स का जो है बहुत उदय हुआ, उनके बहुत श्रृंखला बढ़ी, कहीं ना कहीं रोक जरूर लगेगी इन सब चीजों पर, और शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य है वो शायद पूरा हो। और कहा जाता है हर तथ्य का विश्लेषण होता है, हर चीज का पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, हम सिर्फ पॉजिटिव को देखें, नेगेटिव अपने आप दूर हो जाएगा। और आज शिक्षा के क्षेत्र में हम सब शिक्षकों का दायित्व जो है दुगना हो गया है कि हम किस तरीके से उच्च शिक्षा के प्रचार और प्रसार में, और खास तौर से क्रॉस जो हमारा रेशियो है उसको बढ़ाने में कैसे उम्मीद। मैं डिग्रियां या सकल अनुपात की बात नहीं कर रही, पंजीयन की बात नहीं कर रही, वास्तविक रूप से देश को अच्छे नागरिक देने की बात कर रही हूँ। इसीलिए शैक्षणिक संस्थानों का दायित्व होगा कि वो छात्रों को रोजगार मूलक शिक्षा तो देंगे ही, कौशल विकास की तो शिक्षा देंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ उनका समग्र विकास के साथ साथ उनका नैतिक विकास भी संभव हो सकेगा। और मैं आप इंदु दीदी सामने बैठी हैं, शायद मैं उनके सामने पहली बार अपनी बात को कह रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो आप सभी के साथ में अपने विचार साझा किए, यदि किसी को मुझसे कोई प्रश्न करना हो तो कर सकती हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद चित्रा, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा। समय बहुत हो गया है, मैं बहुत ज्यादा, मेरे पास तो बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं। मैं केवल एक ही लाइन कहूंगी कि जो वास्तव में हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसका उद्देश्य है कि भारत में जो भी शिक्षा प्रदान की जाएगी उस शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लाना है, जिससे कि भारत एक वैश्विक ज्ञान के स्तर पर महाशक्ति बन सके। इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा, और उस गुणवत्ता की वजह से बच्चे और भी अच्छी शिक्षा और मनचाही शिक्षा को प्राप्त कर सकेंगे। और इस शिक्षा प्रणाली के माध्यम से, या इस शिक्षा प्रणाली में जो हमारे अभिभावक हैं उनको भी हर समय जागरूक रहना होगा। और मैं इसी क्रम में कार्यक्रम के वेबिनार के अंत में पहले मैं अपने माननीय सचिव महोदय को आमंत्रित करूंगी कि वो 2 शब्द कहें। माननीय सचिव महोदय हैं? मैडम वो लेफ्ट कर चले गए। इसके बाद मैं अपनी माननीय प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करती हूँ कि वो सभी हमारे अतिथि वक्ताओं को उनका धन्यवाद दें और उनका आभार करें। डीएवी कॉलेज की प्रबंध समिति के माननीय सचिव महोदय अरुण गर्ग जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से इस वेबिनार के लिए समय दिया, और हमारे वक्ता की जो भी उन्होंने अपने बहुमूल्य विचार दिए थे उनकी बातों को ध्यान से सुना। मैं आभार व्यक्त करती हूँ इस वेबिनार के मुख्य वक्ताओं का, डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, डॉक्टर अभिजीत जी, डॉक्टर मंजू गुप्ता जी, डॉक्टर चित्रा गुप्ता जी, डॉक्टर राजेश गर्ग, डॉक्टर राजीव सिरोही का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने विचारों से छात्र छात्राओं और हमारे शिक्षकों को लाभान्वित किया। सबसे पहले सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करती हूँ मैं डॉक्टर वैभव जैन का और डॉक्टर इंदु शर्मा का कि उन्होंने इस वेबिनार को आयोजित किया। क्योंकि हम ऑफिस में बैठे हुए थे, मैंने डॉक्टर वैभव जैन से कहा कि वैभव एक वेबिनार ही कर लो। उन्होंने 10 मिनट में सबको फोन किए और 15-20 मिनट में इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज कर दिया था। इसलिए मैं उनका सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी छात्रा रुमाना को, क्योंकि इस वेबिनार का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा करना, और इस नीति से अगर लाभान्वित होंगे तो बच्चे ही, इसलिए बच्चों के विचारों को सुनना बहुत जरूरी था।
लेकिन समय अभाव के कारण हम उसके विचार पूरी तरह से सुन नहीं पाए, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा, अपने विचार व्यक्त किए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर बहुत कुछ बोला जा चुका है। सभी ने अपनी अपनी बात को बहुत ही सारगर्भित रूप से कहा है। मैं अपनी बात कहते हुए इतना ही कहना चाहूंगी कि शायद एकेडमिक क्रेडिट बैंक से बच्चों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि आज सुबह ही हमारे कॉलेज में 2 बच्ची एमएससी मैथ में है, वो दोनों मेरे पास आई और उन्होंने कहा मैडम हमें एनओसी चाहिए। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैडम हमारे केवल 42% मार्क्स बने हैं, इनसे हमें क्या फायदा होगा करने से। अगर वो छोड़ देते हैं तो उनकी डिग्री खत्म, मतलब 1 साल की पढ़ाई उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। क्रेडिट बैंक से यही फायदा होगा कि बच्चों की जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा है वह बेकार नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं उनके काम आएगा। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का फायदा बच्चे जितना उठा सकेंगे वह उठा पाएंगे। इसलिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिस समय अप्लाई होगी, उसके साथ जो परिणाम निकलेंगे वो बच्चों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होंगे। इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेरे साथियों का जिन्होंने इस वेबिनार को सफल बनाने में योगदान दिया। तो मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि 2-1 दिन के अंदर जो भी प्रतिभागी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, सबके सर्टिफिकेट उनकी मेल आईडी पर भेज दिए जाएंगे और इस पूरी वेबिनार का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करके उसका लिंक भी भेज दिया जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्राचार्य जी की अनुमति से और सचिव साहब की अनुमति से इस वेबिनार को समाप्त करता हूँ।